जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी पे, जहां मिलती है आपको 10वीं क्लास की संपूर्ण तैयारी। यदि आप भी घर पे बैठ के करना चाहते हैं 10वीं की तैयारी और लहराना चाहते हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम में अपना परचम, तो आज ही जुड़े हमारे चैनल एमएस एकेडमी से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 इतिहास के अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में। और इससे पहले हमने इस पे एक वीडियो बना रखा हुआ है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके उसे जरूर देखें, ताकि जिससे आपका पूरा सिलेबस हो सके कवर। दोस्तों, आज हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि इससे जुड़ी हुई जो भी नई वीडियोज आए उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। वीडियोज को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। और एक बढ़िया सा कमेंट अवश्य करें, जिससे मुझे मिले मोटिवेशन और हम बनाते रहे आपके लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियो जो आपको सहायता प्रदान कर सके 2025 के बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? रूस में जो क्रांति हुआ उससे पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? उस समय रूस में जो किसान थे उसके साथ किस प्रकार की परेशानियां, किस प्रकार की स्थिति, किस प्रकार की परिस्थितियां उस सामने आ रही थी, आज हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद भी नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं। और यदि अगर इस सभी चीज का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, जिसका पीडीएफ का भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाने का यहाँ पे काम किया जाता है कि आपको पीडीएफ बड़े आसानी से आपको व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम आईडी पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। क्रांति होने से पहले रूस में जो किसान थे उसकी किस प्रकार की स्थिति थी, उस पर आज हम जिक्र करेंगे कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यानी कि जो हिसाब से होना चाहिए एक किसानों की स्थिति, जो सुख समृद्धि किसानों के पास होना चाहिए, वैसा किसी प्रकार का उसके पास कोई सुख समृद्धि नहीं था। और बड़े ही खराब और मतलब कि एक बड़े ही खराब हालात में वहाँ के किसान थे, बड़े ही खराब हालात से जूझ रहे थे। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे और वहाँ के जो किसान थे, रूस के किसान थे, उनके खेत क्या थे, बहुत छोटे छोटे। जिस प्रकार से आज हम लोग इस चीज को टैली कर सकते हैं, बिहार के जो लोग अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में जो खेती करते हैं, उसमें यही देखा जाता है कि उनके पास जो है खेत छोटे छोटे मात्रा में उपलब्ध है। उसके पास जो एरिया है, उसके पास जो क्षेत्र है, वो ज्यादा बड़ा नहीं पाया जाता है। और छोटे छोटे खेतों पे अपने पुराने ढंग से कुदाली, खुरपी वगैरह का इस्तेमाल करके, जो पुराने ढंग से जो खेती हुआ करता था, आज भी हमारे बिहार के कुछ हिस्सों में कह सकते हैं कि बहुत बड़े हिस्सों में, बहुत बड़े क्षेत्रों में इसका आज भी प्रचलन देखा जाता है। उसी प्रकार की स्थिति रूस में क्रांति से पूर्व थी कि रूसी क्रांति के पहले, रूसी क्रांति से पूर्व वहां पे किसानों की बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। और किसान के पास जो वहां पे जमीन था, वो क्या बहुत छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा था, जिसपे अपना जो है पुराने ढंग से खेती करते थे। और पुराने ढंग से खेती करना यानी कि उसके पास कृषि का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होना। और पुराने ढंग का अर्थ यहाँ पे ये है कि उसी मतलब कि अपना कुदाली हो गया, खुरपी हो गया, जिस प्रकार का एक छोटा छोटा वेपन्स वगैरह होता है, उससे अपना उस खेत को अपना जोतना और उसमें खेती का अपने काम को आगे की ओर बढ़ाते रहना। उनके पास पूंजी का भी अभाव था और न उसके पास इतना पूंजी था कि वो अपने न उसके पास इतनी पर्याप्त पूंजी था कि वो अपने काम में किसी प्रकार की सहायता के लिए कोई वहां पर कुछ खरीद सके जो उसको खेती करने में सहायता प्रदान कर सके। क्योंकि जिस प्रकार से अभी हम लोग देखते हैं कि जो भी भारत में या किसी भी देश में, जो देश कृषि बहुल देश है, या जो क्षेत्र किसी देश का एक कृषि बहुल क्षेत्र है, वहां पर किसानों के पास हर एक सुख सुविधा मुहैया कराई जाती है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा भी सुख सुविधा मुहैया कराई जाती है। और ताकि जिससे वो अपने खेत में एक अच्छे ढंग से, एक बेहतर ढंग से खेती कर सके और अनाज का पैदावार बढ़ा सके। लेकिन यहाँ पर उसके पास पूंजी का भी अभाव था,
कि वो उसके पास इतना भी पूंजी, इतना भी संपत्ति नहीं था कि वो जो है अपने वो अपने जो है एक ऐसा यानी कि उसमें कुछ जोड़ सके जो इसके खेती के लिए यहाँ पे उसको सहायता प्रदान कर सकता हो, तथा करों के बोझ से भी दबे हुए थे। एक तो बेचारे के पास न तो किसी प्रकार का पूंजी था और पुराने ढंग से उस पे खेती करना, दूसरा खेत का भी जो क्षेत्र हुआ करता था, जो एरिया हुआ करता था, छोटा छोटा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर कर का एक बोझ था जो उसे और दबाए जा रहा था, क्योंकि इसे उसी में से कर भी चुकाना है, जो छोटे छोटे यहाँ पे जो खेत थे उस पे खेती भी करना है, ना तो इसके पास किसी प्रकार का पूंजी है और इसके ऊपर कर भी इस प्रकार से है जो उसको एक प्रकार का बोझ ही लग रहा था और उसी बोझ के अंदर वो दबे होते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रूसी यहाँ पे क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, जो एक यहाँ पे अभी क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति क्या थी, अत्यंत दयनीय थी, उसके पास किसी प्रकार का सुख सुविधा उपलब्ध नहीं था। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी, और वहां पर जो रूसीकरण की नीति थे वहां पर क्रांति के लिए कितना उत्तरदायी हुआ, अब हम इसके बारे में देखेंगे। सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था, यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। सोवियत रूस जो था विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश पाया जाता था, और वहां पे क्या स्लाव जाति एक जो है, इसको स्लाव जाति को दूसरे नाम से जिसको हम जो रोडनोवरी नाम से भी जानते हैं, उसको पहले की भाषा में रोडनोवरी या जो है नियोपैगनिक्स भी के रूप से जाना जाता था। ये एक जात था जो यहाँ पर उत्तर पूर्वी रूस में और यहाँ पर एक जो है उत्तरी एशिया वाले क्षेत्र में ये ज्यादा पाया जाता था। उत्तर पूर्वी रूस और उत्तरी एशिया वाले क्षेत्र में इसका फैलाव ज्यादा था। तकरीबन जो है इसका 130 मिलियन आबादी, स्लाव जाति का 130 मिलियन आबादी कहाँ, केवल रूस में यहाँ पे रहा करता था। सोवियत रूस के विभिन्न राष्ट्रीयताओं में कौन था सबसे ज्यादा, मुख्यतः ये स्लाव जाति के लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी थे। यानी कि यहाँ पर जो बहुल यहाँ पे जो माना जाता है, जिसकी मेजोरिटी मानी जाती थी, वो किसकी, स्लाव जाति की। स्लाव जाति को ही बोला जा रहा है कि स्लाव जाति को दूसरे भाषा में इसको जो है रोडनोवरी कहा जाता था, रोडनोवरी कहा जाता था इसको। और इसकी एक अलग परंपरा थी, जिस प्रकार से अभी हम लोग भी देखते हैं कि हर एक जाति का एक अलग अलग परंपरा होता है, अलग अलग रीति रिवाज होता है, उसी प्रकार से ये स्लाव जाति का भी एक रीति रिवाज था। ये लोग भी बुत परस्त ही माने जाते थे, ये लोग अपने समय में किसे, बुत परस्ती को ही मानते थे, जिस प्रकार से आज भी बहुत सारे देशों में और कुछ लोग बुत परस्ती को मानते, कुछ लोग का अलग धर्म में वो अलग चीज को मानते। लेकिन यहाँ पर स्लाव जाति क्या थे, ये बुत परस्ती थे, और इसमें एक रस्म रिवाज निभाया जाता था कि बैल का बलि देना, ये अपने जाति में, ये अपने जाति के रस्म में बैल के बलि देना, ये एक बेहतर ढंग से इसको जो ये लगता था कि मेरा जो भगवान है वो बैल के बलि से खुश हो सकता है। जिस प्रकार से अभी भी हम लोग देखते हैं कहीं कहीं पे बैल की बलि चढ़ाई जाती है या फिर किसी भी जानवर की बलि चढ़ाई जाती है, अर्थात कि ये बहुत ही पुराना एक प्रसिद्ध रीति रिवाज है जो बैल की बलि को देता हुआ चलाता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर जो सोवियत रूस में विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था, जहाँ सबसे ज्यादा कौन, स्लाव जाति के लोग पाए जाते थे, और उसके अलावा यहाँ पे फिन, पोल, जर्मन, यहूदी अन्य जातियों के भी लोग थे। भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी क्या था, भिन्न भिन्न था। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जिस प्रकार से देख सकते हैं कि अपने भारत में हर एक 10 कदम, हर एक 20 कदम में भाषा में परिवर्तन होना शुरू होता है, लेकिन वहां पर जो लोग थे वो अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करने वाले थे, अलग अलग क्षेत्र से आते थे। तो वहां पे सभी का भाषा, यहूदी का भाषा अलग प्रकार का हुआ करता था, और यहाँ पर जर्मन का भाषा अलग, फिन का भाषा अलग, पोल का भाषा अलग, सभी की भाषाएं क्या थी, अलग अलग थी। स्लाव जाति का भाषा अलग ही माना जाता था। परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति, अल्पसंख्यक यानी कि एक छोटे भाग में जो पाया, यानी कि एक जिसका छोटा समूह था, वो क्या था, जार निकोलस द्वितीय द्वारा जब यहाँ पे फरमान जारी किया गया, एक वहां पे नीति जारी की गई, द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान था। इसके अनुसार जार ने देश के सभी लोगों पर
रूसी भाषा, शिक्षा तथा संस्कृति लादने का प्रयास किया। वहां पर जब इस बात को देखा जा सकता है कि सोवियत रूस में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग वहां पे रह रहे थे, निवास कर रहे थे, उसके बावजूद भी निकोलियस द्वितीय द्वारा एक नीति को लाया गया कि वहां पर जितने भी लोग रह रहे, चाहे वो स्लाव जाति को हो, यहूदी हो, पोल हो, फिन हो या कोई भी जाति की हो, उस पे एक नीति लगाना है कि वहाँ का जो शिक्षा हो वो एक हो, वहाँ की जो संस्कृति हो वो भी एक हो, वहाँ का भाषा हो वो भी एक हो। जिस प्रकार से हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अभी यहाँ पे बात की जा रही है कि किस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे जो है लगा दिया जाए, क्योंकि हर लोग का अपना अपना एक मानवाधिकार है, जिसके तहत वो अपने इच्छा के अनुसार जो चाहे वो पहन सकता है, जो चाहे जिस भाषा का प्रयोग करना चाहे उस भाषा का प्रयोग कर सकता है। ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। जिस प्रकार से यहाँ पे भी उसका अधिकार था कि वो जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है और वो जिसका वहां पे उसका अधिकार है कि हमें इस भाषा को बोलना है, उसी भाषा को वो बोलना बेहतर समझता था। लेकिन यहाँ पर जार निकोलस द्वितीय द्वारा जो फरमान जारी किया गया वो यही था कि आप चाहे जिस भी जाति से हो, आप चाहे जिस भी क्षेत्र से हो, आपके आपके ऊपर ये अधिकार आपको ये अधिकार दिया जाता है, आपको यहाँ पे जो है ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि आप केवल और केवल एक ही भाषा का प्रयोग करें, आपका शिक्षा एक हो और रस्म और रिवाज भी एक हो, रस्म और रिवाज भी एक हो। ये कहीं ना कहीं का लोगों में क्रांति और लोगों में आक्रोश भरने का काम भी किया ये, क्योंकि लोग इससे क्या थे, परेशान थे, क्योंकि हर जात अपना रस्म और रिवाज अलग टाइप का रखता है, अलग प्रकार से रखता है। जिस प्रकार से हम अपने भारत में देखते हैं, हिंदू का रस्म और रिवाज अलग है, मुसलमानों का रस्म और रिवाज अलग है, उसके बाद से सिख ईसाई जितने भी जाति धर्म के लोग हैं उसके सभी के कहीं ना कहीं रस्म और रिवाज में अंतर है। लेकिन यहाँ पे जार निकोलस द्वितीय द्वारा एक जो फरमान जारी किया, जिसको तुगलक फरमान के नाम से जाना गया, वो क्या था कि आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, आपका भाषा एक होना चाहिए, आपकी संस्कृति एक होनी चाहिए। रूसी भाषा, शिक्षा, संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यक में हलचल मच गई। सन 1863 ईस्वी में इसी नीति के विरुद्ध में पोलो ने विद्रोह किया और यहाँ पर क्योंकि किसी के ऊपर हम जबरन हम किसी प्रकार का नियम को नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मानवाधिकार का वहाँ पे मानवाधिकार को वहाँ पे दबाने की प्रयास की जाती है। ये क्या था, मानवाधिकार था। और ये क्या था, जार निकोलस द्वितीय अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समूह से, लेकिन यहाँ पे अल्पसंख्यक समूह और यहाँ पे जार निकोलस द्वितीय द्वारा जो है, तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समूह के लोग थे उसमें क्या हुआ, कहीं ना कहीं हलचल मचा कि ये तो कहीं ना कहीं हम लोग के अधिकार को दबाने का प्रयास है, अधिकार को दबाने का प्रयास है। जिस प्रकार से हमारे ऊपर ये नीति को लादा जा रहा है, ये कोई मान नहीं रहा था, इसमें सिर्फ लादा जा रहा था। तो अल्पसंख्यक में हलचल मच गई। सन 1863 ईस्वी में इसी नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह किया और पोलो ने इसी नीति को कि हमें इसको नहीं मानना है, इसका खंडन करते हुए विद्रोह करना शुरू किया। तो उनका जो है नीति का प्रयोग, उनका निर्दय पूर्वक दमन कर लिया गया। और तो उसको क्या किया, किसी न किसी कारण बस जो है उसको निर्दय पूर्वक यानी कि बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेरहमी से उसको अपना दमन कर लिया गया, उसको मार के जो भी करना था उसको अपना मारपीट के अपना वो हटा दिया कि नहीं रहेगा और न यहाँ पे जो विद्रोह खड़ा करेगा ये। इसी प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे यहाँ पर सभी के, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था लोगों में आक्रोश भी बढ़ रहा था, जो जाके यहाँ पर रूसीकरण क्या बना, रूसीकरण की जो नीति थी वो क्रांति का रूप लेना शुरू कर लिया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आपको लिखने का मौका नहीं मिला, अगर यहाँ पे आपको नहीं लिख पा रहे तो आप इसके पीडीएफ के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब हम यहाँ बात करेंगे कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। अभी हम लोग केवल जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अभी केवल हम किसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे, शॉर्ट टाइप के बाद लॉन्ग टाइप, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में ना केवल 2 नंबर का दो नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो अभी केवल हम 2 नंबर के लिए चल रहे हैं और उसके बाद जब शॉर्ट टाइप का यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो वहां पर हम उसको लॉन्ग टाइप सवाल की ओर भी चलेंगे। तो रूसीकरण क्रांति के 2 कारण क्या है, निम्नलिखित है। इसके तो कई सारे कारण थे, लेकिन इसमें जो सब पूछा जाता है कि मेन कारण क्या था कि जो रूसी क्रांति यहाँ पे हुई।
जब ये गांव समाज में भी हम लोग देखते हैं कि झगड़ा वगैरह होता है तो पूछा जाता है कि इसका कारण क्या था, तो क्या कारण था, फलना आदमी उसको गाली दिया या फलना आदमी ने उसको कुछ बोला। तो यहाँ पे जो रूसी क्रांति का जो कारण था वो क्या कारण था, यहाँ पे दो कारण को देखेंगे। एक कृषकों की दयनीय स्थिति, अभी हमने जो पहला पॉइंट यहाँ पे देखा था कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, वही यहाँ पे इसको बोला क्या हुआ है कि कृषकों की दयनीय स्थिति। अभी हमने यहाँ पे जिक्र करा कि यहाँ पे क्या रूस में किसानों की बड़ी दयनीय स्थिति थी, न तो उसके पास बड़े खेत खलिहान थे और न ही उसके पास किसी प्रकार का पूंजी था, और उसके बावजूद उसके ऊपर कर का एक बोझ भी था, जहाँ पे उसको दयनीय स्थिति के रूप में इसको प्रभावित करना शुरू किया। तो रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे, और रूस का जो बहुसंख्यक भाग यानी कि उसका बड़ा एक आबादी जो होता है वो क्या था, कृषक था, यानी कृषि बहुल क्षेत्र माना जाता था, कृषि बहुल देश माना जाता था। उसकी अत्यंत दयनीय स्थिति थी, उसकी स्थिति क्या थी, अत्यंत दयनीय थी। सन 1861 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी, और जो कृषि दास्ता था उसको समाप्त कर भी दिया गया, कहीं हो सके किसी प्रकार का इसमें सुधार आ सके। जो जार निकोलस द्वितीय था, यहाँ पे फरमान तो जारी किया भी, लेकिन इसने एक क्या करा यहाँ पर कि कृषि दास्ता को ये खत्म कर दिया। कृषि दास्ता को यहाँ पे खत्म करने का काम किसने किया, जार निकोलस द्वितीय ने। समाप्त कर दी गई, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद भी जो किसानों की स्थिति थी जैसे कि तैसे थी, इसमें कहीं पे कोई परिवर्तन नहीं हो सका। जिस प्रकार से पहले बेचारा दबाया कुचला जा रहा था, उसी प्रकार से अभी भी ये दबाया कुचला ही जा रहा था। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से भी दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के अलावा कोई चारा नहीं था। कहते हैं कि रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक बार ही मरा जाए। गिदड़ों की 100 दिन की जिंदगी से शेर का एक दिन का मौत बेहतर होता है। आप गिदड़ के जैसा आप जी रहे 100 दिन, उससे बेहतर है कि आप शेर के जैसा एक दिन मर के दिखा दे अपने अधिकार के लिए। यानी कि अब जो भी मन में आल बल जाके जो मर जाए, वैसे अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए 10 बार हिचकी न करे दोस्तों, एक बार उल्टी कर ले, ताकि जो आपका मन भी वहां पे जो हल्का हो जाए। उसी प्रकार से किसानों को लगा कि नहीं, अब यहाँ पर बहुत हुआ, अब यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से हम लोग जो अभी जेनोसाइड जो देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन का, वहां पे यही बोला गया हुआ था, फिलिस्तीन द्वारा यही किया गया कि फिलिस्तीन रोज मरता था, तो बोला कि 100 दिन गिदड़ की 100 दिन की जिंदगी से शेर का एक दिन का मौत बेहतर होता है। उन्होंने मौत को पसंद करा। उसी प्रकार से यहाँ पर कृषकों की जो दयनीय स्थिति थी, यहाँ पे जार निकोलस द्वारा जो वहाँ पे कृषि दास्ता चल रहा था, उसको खत्म करने के बावजूद भी यहाँ पे उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। तो फिर उन्होंने क्या करा कि अब हमें यहाँ पर हथियार उठाना ही होगा, क्रांति करना ही होगा। वही क्या हुआ, इसके क्रांति का जो है कारण बनकर उभरा। दूसरा यहाँ पे कंडीशन है कि मजदूरों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति कि मजदूर का भी वहां पे इसी प्रकार से हाल था जिस प्रकार से यहाँ पे किसानों का हाल था। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। काम अधिक करना पड़ता था, परंतु मजदूरी काफी कम एवं उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। काम तो वहां पे जिस प्रकार से अभी हम लोग देखते हैं कि मजदूर आया कब, काम कितना देरी में करा, लेकिन पहले का ये था रूसी क्रांति के टाइम में कि काम तो अधिक कर रहा है, किंतु उसको काम के मुताबिक जितना देर वो काम किया उस काम के मुताबिक उसको उसको पैसा मुहैया नहीं किया जा रहा था। उसके बावजूद भी उसके साथ एक दुर्व्यवहार का यहाँ पे दुर्व्यवहार भी किया जाता था उसके साथ, जो व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास अगर काम कर रहा है तो वो हमारा नौकर नहीं, बल्कि वो किसी मतलब कुछ क्षण के लिए वो हमारे पास काम कर रहा है, और उस काम को उसमें पैसा दे, ना कि उसके साथ आप दुर्व्यवहार करना शुरू कर दे। एक तो यह इसके पास मजदूरों की स्थिति दयनीय थी, काम अधिक करना पड़ रहा है, काम करना पड़ता 10 घंटा 15 घंटा, और उसको पैसा कितना देने का, 2 घंटा 4 घंटा का उसको पैसा यहाँ पे मिलने का एक नियम बना दिया गया था कि आप काम हम चाहे जितना करवा लें, आपको पैसा उतना ही मिलेगा जितना हम देंगे। दुर्व्यवहार भी किया जाता था, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। वहां के मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं था, अर्थात वे अपने मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। तो वो अपने ऐसी स्थिति से कोई भी संतुष्ट नहीं रह सकता है, और वहां पे वहाँ के रूस के किसानों को या रूस के मजदूरों को ऐसा कोई राजनीतिक यहाँ पर अधिकार भी प्राप्त नहीं था कि जिससे वो अपने अधिकार के लिए
हड़ताल कर सके, अपने अधिकार के लिए स्ट्राइक कर सके, अपने अधिकार के लिए वहाँ पे अपनी आवाज़ उठा सके। जिस प्रकार से अभी हम लोग के पास ये अधिकार है कि अगर मांग पूरा नहीं हो रहा है, अगर हम लोग देखते हैं कि कहीं न कहीं हमारे अधिकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है, अभी जिस प्रकार से हम लोग देखें कि ड्राइवर संघ के लिए जिस प्रकार का कानून बनाया गया, उस सभी किसके आंदोलन में, सरकार के आंदोलन में खड़ा था कि अगर ये नियम क्या कहीं न कहीं लगा कि ये नियम मेरे मेरे लिए ये वो हो सके, मुसीबत खड़ा कर सके, हो सके मेरे लिए नुकसानदेह हो। उसी प्रकार से किसान आंदोलन को भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं अपने देश में। शाहीन बाग में तकरीबन कितने यानी कि करीब-करीब सालों भर का वहाँ पर क्या चला, वहाँ पर एक जो सॉरी किसान आंदोलन जो अभी चला था 1 साल तक वहाँ पे चला। तो वहाँ पर हम देख सकते थे किसान के लिए जो नीति लाई गई थी, वो जो कहीं न कहीं किसानों को इस बात का संदेह पैदा कर रहा था कि जो सरकार ने जो नीति बनाई है, वो ज़मीन तो मेरा होगा, लेकिन ज़मीन पे मेरा एक स्वामित्व का अधिकार नहीं होगा, जिसके लिए उसके पास ये अथॉरिटी था, ये राइट था, ये अधिकार था कि वहाँ पे जाके वो अपना आंदोलन कर सकता है, वहाँ पे अपना आवाज़ उठा सकता है। लेकिन रूस में मज़दूरों के पास ऐसा कोई यहाँ पर राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं था, वो अपने अधिकार के लिए अपना आवाज़ उठा सके, हड़ताल कर सके। उसके पास अगर रास्ता था तो केवल एक ही रास्ता कि आप आंदोलन करो, या तो जियो या तो मार दो। अगर जी गए तो आपको आपका अधिकार मिलेगा, अगर मर गए तो फिर कहानी ही खत्म है यहाँ पर। तो ये था हमारा जो रूसी क्रांति के जो 2 कारण थे, वो क्या था, पहला कृषकों की दयनीय स्थिति और मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो यहाँ पे हमने दोनों को देखा है किस प्रकार की दोनों की स्थिति थी, मजदूर की कैसी स्थिति थी और वहाँ पर एक किसानों की कैसी स्थिति थी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स करें। जब तक के लिए जय हिंद।